मित्रों राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम उस 50% आबादी की जो मुख्य समस्या आज के इस आधुनिक जीवन में आ रही है, वैवाहिक संबंधी जो समस्याएं हैं, आज हम उस पर पूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन में आज मुख्य समस्या क्या आती है कि या तो संबंध विच्छेद हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, या तो प्रेम में धोखाधड़ी हो रही है, या तो मामले जो हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी हिंसा और मारपीट तक मामला पहुंचता है, और मामला हमारा कहाँ सीधे कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है। वास्तव में हम जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो केवल हम शादी के लिए गुरु और शुक्र की पोजीशन को बस देखते हैं कि अगर गुरु और शुक्र अच्छे हैं तो शादी बहुत अच्छी होगी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आप देखेंगे जिसमें गुरु और शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। तो आज के हम इस वीडियो में एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में वो बना हुआ तो याद रखिए, आपका वैवाहिक जीवन चाहे जितने अच्छे शुक्र और गुरु आपके कुंडली में क्यों ना बैठे हों, ये याद रखिए, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं जाएगा। इस चीज को नोट करके रख लें। तो इस बात को तो जो भी लोग अभी शादी करना चाहते हैं या जो लोग खास तौर से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, याद रखिए, अगर वह योग बन रहा है, जो योग मैं आपको बताऊंगा, तो याद रखिए प्रेम विवाह से तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आपने प्रेम विवाह किया सब गड़बड़ है। और याद रखिए, आप चाहे जिस भी लग्न के हों, जिस भी राशि के हों, चाहे मेष राशि हो आपकी, चाहे वृष राशि हो, चाहे जो भी 12 राशि में से कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, इससे उस योग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसा अशुभ योग है। मैं आगे चलकर उस अशुभ योग को बहुत विस्तृत रूप से उसको बताऊंगा कि वास्तव में वो योग कौन सा है, और अगर आपकी कुंडली में वो योग बन रहा है तो याद रखिए, बिना उसके उपाय किए बिना यदि शादी ब्याह होता है तो याद रखिए आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि चाहे आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र चाहे कितने भी उच्च के क्यों ना बैठे हों, 100 राशि के बैठे हों, 100 नावांश में बैठे हों, उच्च नावांश में बैठे हों, क्योंकि हम नवांश कुंडली भी देखते हैं, तो भी वास्तव में कोई आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम अपने हर कार्य के लिए शनि को दोष देते हैं, राहु को दोष देते हैं। आज मैं शनि और राहु का उदाहरण लेकर ही आपको समझाऊंगा मुख्य रूप से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही है कि वो शनि और राहु के द्वारा बहुत परेशान हैं। तो उनका वैवाहिक जीवन क्यों खुशमय नहीं क्यों ये बिखर जाता है, क्यों एक महिला को इतना पीड़ा, अपमान, दुख सहना पड़ता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आज के बताऊंगा। तो मित्रों, आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम पंडित राज है और आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और अगर आप नए दर्शक हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जो आपके व्यवहारिक जीवन, जो आपका है, आपका जो व्यवहारिक जीवन है, वो निश्चित इससे कुछ ना कुछ सुधार जरूर आएगा। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि जो योग मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको, या जिस योग की मैं आगे जाके चर्चा करूंगा, क्या वो योग आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि वो योग आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में खास तौर से बन रहा है, तो मुझको आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वैसे ये नवांश कुंडली में भी अगर बने तो भी कुछ अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर जन्म कुंडली में बनता है तो ये निश्चित तौर पर बहुत बुरा होगा और आपके वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं होगा। चलिए हम आगे चल के इसको देखते हैं। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। मित्रों, ये आपके सामने मैंने समझाने के लिए मेष लग्न की एक कुंडली रखी है, और इसमें देखते हैं ये मेष लग्न की कुंडली है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट, अभी मैं आपको उस चीज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, वैवाहिक जीवन के बारे में। पहले मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और याद रखिए, आप रट्टा नहीं मारेंगे, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल कुंडली के विशेषज्ञ की तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो मान लीजिए कि समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है, आप किसी भी लग्न की कुंडली ले सकते हैं। तो मान लीजिए मेष लग्न में जैसे चंद्रमा बैठा है, और 12वें जब भी शनि आते हैं तो हम क्या कहते हैं, चंद्रमा से 12वें जब भी, कि शनि की 7.5 शुरू हो गई,
जब भी चंद्रमा से 12वें शनि आ जाएंगे तो सन की 7.5 चालू हो जाएगी। और सन की 7.5 उतरती कब है? जब चंद्रमा से एक घर आगे अर्थात दूसरे घर में उन प्रवेश कर जाते हैं आपके शनि, और वहां से खत्म हो के तीसरे भाव में जाने लगते हैं। अर्थात चंद्रमा से एक घर पीछे, लग्न से एक घर पीछे और लग्न से एक घर आगे, कुल मिला के सन की 7.5 बनी रहती है। ये जैसे ही चंद्रमा के कुल मिलाकर के 12वें घर में आपके शनि आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12वां जो घर होता है और दूसरा जो घर होता है वह किसी भी लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे भी 12वां और दूसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि दूसरा घर तो आपके धन का है ही। आपको मालूम है कि धन के बिना तो कुछ काम भी नहीं चलता है। लेकिन याद रखिए, शास्त्रों में 4 प्रकार के आपके पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का घर तो ठीक है, 9वां घर होता है जो किस्मत का घर होता है, लेकिन अर्थ का घर तो दूसरा ही है आपका। और याद रखिए 12वां घर जो होता है काम और मोक्ष का होता है। तो 4 में से 3 पुरुषार्थ तो आपके इन्हीं 2 घरों में होते हैं। तो याद रखिए इन घरों का अपना ही महत्व होता है। अब जब 2 और 12 जो घर होते हैं इतने महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए, तो आपका वैवाहिक जीवन अब कहाँ से शुरू होगा? आपका वैवाहिक जीवन अब शुरू होगा कुल मिला के 7वें घर से। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सही बता रहा हूं कि कैसे बृहस्पति और शुक्र अगर जीवन में बहुत अच्छे भी हों आपके कुंडली में, तब भी आपको वैवाहिक सुख खास तौर से महिलाओं को क्यों नहीं मिलता है, या पुरुषों को भी कभी कभी ऐसा होता है, और उनके जीवन में तलाक, हिंसा, कोर्ट कचहरी, मन मुटाव, ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं। अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने की एक कोशिश करता हूं। तो चलिए अब हम दूसरी कॉन्सेप्ट लेकर के इसी को कुल मिला के इसी मेष लग्न की कुंडली को कंटिन्यू करते हैं, और आपको बताता हूं कि कैसे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हमको क्यों आती हैं, जबकि हमारी कुंडली। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब मित्रों, जैसा कि आप उसी मेष लग्न की कुंडली को यहाँ पर देख रहे हैं, आपको चूंकि मुझे शादी ब्याह में क्यों दिक्कतें आती हैं और वैवाहिक जीवन आगे चलकर क्यों एक प्रकार से दुख में बदल जाता है, वो मुझको आपको समझाना है। तो देखिए, मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है, और मेष लग्न से 7वां भाव जो होता है वह उसमें आपका शुक्र बैठा हुआ है। तो इसमें आपका जो शुक्र बैठा हुआ है आप देख भी रहे हैं। तो अब आपको मैं उसमें ये समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जब सन की 7.5 चलती है तो क्या होता है, शनि चंद्रमा से 12वें चले जाते हैं, और जब सन चंद्रमा से दूसरे घर जाते हैं तब जाके वो समाप्त होती है। तो दूसरे और 12वें घर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो शादी का घर 7वां है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर हम मानते हैं कि चलिए शुक्र बैठे हुए हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र यदि बैठे हुए हैं तो उससे एक घर आगे और एक घर पीछे आपके शनि और राहु मान लीजिए बैठे हैं, या शनि राहु की जगह पर कोई भी पापक ग्रह बैठा है। मान लीजिए एक घर आगे सूर्य बैठा है, एक घर पीछे जो है मंगल बैठा है, तो भी यही योग बनेगा। लेकिन शनि राहु से वो योग ज़्यादा गंदा बनेगा और कुल मिला के ज़्यादा तकलीफें होंगी। तो याद रखिए, कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि इसको पाप कर्तरी योग कहा जाता है। तो पाप कर्तरी योग का मतलब क्या होता है? कर्तरी का मतलब कुरत देना, कतर देना, समाप्त कर देना। तो मान लीजिए यहाँ पर तो शुक्र अपनी ही राशि में कुल मिला के स्वराशि में बैठा हुआ है, तुला में। तो कोई भी व्यक्ति देख करके कहेगा कि अरे अरे ये तो बड़ा अच्छा, शुक्र चूंकि बहुत अच्छा है तो निश्चित तौर पर अगर ये पुरुष की कुंडली है तो बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या स्त्री की कुंडली है, शुक्र बैठा है तो भी बड़ा अच्छा है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अगर पाप कर्तरी योग बन रहा है तो मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं महिलाओं की और पुरुषों की कि अगर पाप कर्तरी योग बन रहा है और उनके 7वें भाव पर उच्च का चाहे शुक्र हो, चाहे उच्च का गुरु हो, या उच्च का गुरु और शुक्र किसी भी भाव पे बैठा हो, याद रखिए उनका वैवाहिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि हम क्या करते हैं शादी ब्याह में, या तो कुंडलियों का मिलान कर लेते हैं
और बस वही बृहस्पति और शुक्र को देख लेते हैं। लेकिन याद रखिए, बृहस्पति और शुक्र अच्छे होने के बावजूद भी पता चला कि इन दोनों की लाइफ तो अच्छी जा ही नहीं रही। नौबत तलाक तक आ चुकी है, मारपीट तक आ चुकी है, मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, पूरा जीवन ही एक प्रकार से समाप्त हो चुका है। शादी करना और ना करना सब बराबर एक प्रकार से हो गया है। तो आप इस योग को जरूर देखें। अगर आपके सप्तम भाव पर ये योग बन रहा है, अर्थात सप्तम घर से एक घर पहले और सप्तम घर के एक घर बाद अगर कोई पापक ग्रह बैठे हैं, तो याद रखिए कि आपका ये भाव पाप कर्तरी योग में फंस चुका है। और ये अशुभ योगों में इसकी चर्चा कम की जाती है, लेकिन ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा अशुभ योग है। इससे ज़्यादा अशुभ योग मुझको अभी तक दिखा नहीं कि इससे भी ज़्यादा कोई अशुभ योग होता है। अब इसमें होता क्या है, कुल मिला के ये योग वास्तव में बन भी रहा है या नहीं बन रहा, मैं उसके कुछ आपको अपवाद भी बताए दे रहा हूँ। मान लीजिए जो आपका सप्तम घर है उसके एक घर आगे और पीछे पापक ग्रह बैठे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर शनि के साथ गुरु भी बैठा होता, या शनि के साथ चंद्रमा बैठा होता, या शनि के साथ बुध बैठा होता, या राहु के साथ भी ऐसा होता, कोई भी शुभ ग्रह अगर बैठ जाए, तो याद रखिए उस पाप कर्तरी योग का जो प्रभाव है वो कुंडली में बहुत कम हो जाता है, बहुत न्यून हो जाता है। पहला रूल तो आप ये पूरी तरह से याद रखिए, आपको ये रूल जरूर याद। दूसरा रूल आप एक चीज और याद रखिए, आपने एक कुंडली चलित कुंडली सुनी होगी। चलित कुंडली में क्या होता है कि जो भी ग्रह 0 या 1 डिग्री के होते हैं या 29-28 डिग्री के होते हैं, जब आप चलित कुंडली में जाते हैं तो क्या होता है, या तो वो एक घर पीछे चले जाते हैं या तो एक घर आगे चले जाते हैं। तो मान लीजिए किसी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, पाप कर्तरी योग सप्तम भाव पर, और जब आप चलित कुंडली में देखते हैं तो पता चला जो आपका शनि है, जो कि अभी तक आपके छठवें घर में इसमें बैठा था, अब वो जाकर के पंचम घर में चला गया है, या आपका जो राहु है वो उठ करके सप्तम घर पे ही आ गया है। तो याद रखिए, अगर चलित कुंडली में ग्रहों का परिवर्तन होता है तो यह एक प्रकार से माना जाएगा कि यह पाप कर्तरी योग तो बन रहा है, क्योंकि योग तो स्थानों से बन रहा है, लेकिन वो जो फल है वो न्यून हो जाएगा और ये पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। जितना कष्ट मिलना चाहिए पाप कर्तरी योग से वह चीज नहीं हो पाएगी। तो देखिए, पाप कर्तरी योग अगर आपके, मैंने आपको सप्तम भाव से समझाने की कोशिश की है, यह आपके किसी भी भाव में बन सकता है, ये लग्न में भी बन सकता है जहाँ पर मेष लिखा है। मान लीजिए जहाँ पे मेष लिखा है यहाँ पर आपका सूर्य बैठा है, तो मेष राशि में सूर्य तो बड़ा उच्च का होता है, लेकिन मान लीजिए उसके एक घर आगे और पीछे शनि और राहु बैठे हुए हैं, तो उच्च का सूर्य भी आपको फल नहीं दे पाएगा। आपके सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान, व्यक्तित्व की रक्षा फिर वो नहीं कर पाएगा, जो कि प्रथम घर की प्रॉपर्टियां होती हैं। इसी प्रकार जैसे सप्तम भाव पे मैंने आपको पाप कर्तरी योग दिखाया है, तो याद रखिए पत्नी के सिवा ये व्यापार और साझेदारी का भी एक प्रकार का वो है। तो याद रखिए, व्यापार और पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि उसमें धोखे मिलना, पीड़ा मिलना 100% ये काम हो सकता है। तो पाप कर्तरी योग को जरूर आप देखें कि क्या, और इतना ही नहीं, मान लीजिए ये आपका 7 लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने शुक्र को बिठा रखा है, मान लीजिए ये शुक्र कहीं बैठा होता, मान लीजिए ये शुक्र आपके चौथे घर में बैठा होता, तो चौथे घर से एक घर आगे और एक घर पीछे अगर पापक ग्रह यही शनि राहु बैठे होते, तो भी मान लीजिए कि शुक्र आपका चूंकि पाप कर्तरी योग में फंस गया है, इसलिए भी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं जाएगा। अगर बृहस्पति इसी तरह फंस गया है तो भी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं जाएगा। हम चूंकि इस चीज को कुंडली में देखते ही नहीं हैं, हम केवल और केवल इतना देख लेते हैं कि भाई कुंडली में बृहस्पति उच्च का है या स्वग्रही है, शुक्र उच्च का है, मित्र ग्रही के साथ, ग्रहों के साथ बैठा है, या मित्र ग्रह की राशि में बैठा है, और उतने में ही हम भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं कि ये कुंडली तो बहुत अच्छी है, शादी के बहुत अच्छा योग, अच्छा वर मिलेगा या अच्छी वर वधु मिलेगी आपको।
कहने का तात्पर्य ये है कि हम तरह तरह की तारीफ करते हैं, अब बाद में जो नतीजा होता है, परिणाम निकलता है, वो जीरो का जीरो निकलता है। तो कुंडली को देखते समय आप इस चीज़ को जरूर देखिए कि क्या कुंडली में पाप कर्तरी योग तो नहीं बन रहा। यह कुंडली के जिस भी भाव में बनेगा, याद रखिए उस भाव के फलों को नष्ट कर देगा। मैंने तो केवल और केवल आपको सप्तम भाव का उदाहरण और लग्न का उदाहरण देकर बताया है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि ये कुंडली के किस भाव में बन रहा है, और जिस भाव में बन गया है आप सचमुच मुझे कमेंट करके जो है बताइएगा, क्या उस भाव के फल आपको कभी प्राप्त हुए हैं? ईमानदारी से वो बात लिखिएगा, बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पाप कर्तरी योग में अगर कोई ग्रह या आपका कोई भी घर फंस जाता है, भाव फंस जाता है, तो उस भाव के फल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर मैं एक चेतावनी भी देना चाहूँगा कि अगर किसी महिला की कुंडली में सप्तम भाव आपका पाप कर्तरी में फंस चुका है। अब देखिए, पाप कर्तरी में फंसने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बृहस्पति शुक्र बैठने चाहिए। मान लीजिए ये घर आपका खाली भी है सप्तम भाव, और उसके एक घर आगे और पीछे अगर पापक ग्रह बैठे हैं तो भी आपका भाव पाप कर्तरी में फंस जाएगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पे कोई ग्रह तो बैठा नहीं तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुल मिलाकर इस चीज को याद रखिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि जिस महिला की कुंडली में पाप कर्तरी योग बनता हो, उनको प्रेम विवाह के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जब विवाह अरेंज मैरिज होती है तो वहाँ तो सभी रिश्तेदार, माता पिता सब कोई होते हैं। कहीं ना कहीं आपको अगर बात बिगड़ भी जाती है तो आपको एक इमोशनल हेल्प, इमोशनल सहारा मिलता है, जिससे आप अपना जीवन जी लेती हैं। लेकिन यदि आपने प्रेम विवाह किया है तो फिर क्या है, तब तो सभी रिश्तेदार, माँ बाप यही कहेंगे कि तुमने तो अपनी मर्जी से सब कुछ किया है, तो आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से तुम ही हो। क्योंकि अरेंज मैरिज तो सबके सहयोग से होता है, इसलिए अगर बात बिगड़ती है तो सब लोग सहयोग भी कर देते हैं। लेकिन अगर प्रेम विवाह आप करते हैं और बात बिगड़ जाती है तो याद रखिए, कुल मिलाकर के फिर कोई सहयोग देने को तैयार नहीं है। सारा दुख आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई भी आपको इमोशनल बैकअप नहीं मिलने वाला है। तो जो भी प्रेम संबंधों के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर उनके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है पंचम या सप्तम भाव में, या बृहस्पति और शुक्र उनके एक प्रकार से पाप कर्तरी योग में फंस गए हैं, तो उनको बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। कुल मिलाकर के प्रेम विवाह के बारे में इस बात को उनको याद रखना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको पाप कर्तरी योग के बारे में बताया है। अगर आपको इस संबंध में किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न आपके हों, तो निश्चित तौर पर आप पूछें। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।